फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का साइंस देखेंगे जो JCRT रांची झारखंड टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। आज हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 3 का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 में हमने टीकाकरण के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है और कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। फिर हमने देखा था कि कुछ रोग सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया, टीबी और बहुत सारा है। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ रोगवाहक जीव जंतु भी हैं, जैसे मच्छर हो गया और मक्खी हो, ये सब भी रोग का वाहक करते हैं। आज हम लोग देखेंगे सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग। देखिए, हम आए दिन समाचार में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में सुनते रहते हैं। वास्तव में ये रोग सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। मादा एनोफ्थिलीन, मादा एनोफिल मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम और मादा एडिस मच्छर डेंगू के विषाणु के वाहक है। देखिए, हम आए दिन मलेरिया के बारे में सुनते रहते हैं, डेंगू के बारे में सुनते रहते हैं और चिकनगुनिया के बारे में सुनते रहते हैं। वास्तव में ये जो बीमारियां हैं सब सूक्ष्म जीव के कारण होता है। और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो मलेरिया होता है वह मादा एनोफिल मच्छर के काटने से ही होता है मलेरिया, ठीक ना। मैं आपको बता दूं कि जो मच्छर होते हैं ना, उसमें मेल फीमेल 2 प्रकार के मच्छर होते हैं। तो सिर्फ मादा मच्छर ही हम लोग को काट सकता है। हम लोग से खून वह मतलब हमारा स्किन में बैठकर खून वो पीता है, और नर मच्छर होते हैं वह खून नहीं पी सकते हैं, ठीक ना। और इसका एक अलग कारण है। मादा मच्छर का जो डंक होता है वह नुकीला होता है, परंतु नर मच्छर होते हैं उनका जो डंक होता है, डंक का आखिरी छोर में नुकीला नहीं होता है, जिसके कारण वे अपना डंक है उसको हमारे स्किन में इंजेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद देखिए, मलेरिया परजीवी जो है वह प्रोटोजोआ में आता है, ठीक ना। प्रोटोजोआ हमने चैप्टर 3 का स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जितने भी सूक्ष्म जीव है उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप लोग पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं, ठीक ना, अगर नहीं देखे हैं तो। उसके बाद देखिए, मादा एडिस मच्छर डेंगू के विषाणु के वाहक है। मतलब जो एडिस मच्छर है, ठीक ना, मादा एडिस मच्छर विषाणु का वाहक है और वह विषाणु हमारे शरीर में डेंगू फैलाता है। फिर आगे देखिए, हमें इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। चलिए देखते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न एवं वृद्धि करते हैं। जितने भी मच्छर हैं सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं और जल में ही वृद्धि करते हैं। इसीलिए हमें कहीं भी जल जमाव नहीं होने देना चाहिए। साथ साथ अपने आसपास के स्थानों को भी स्वस्थ रखना चाहिए। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि आसपास जहां भी अगर जल का जमाव हो रहा है तो वहां पर जल का जमाव होने से रोकना है। हमारे राज्य में मलेरिया से प्रतिवर्ष कई लोग मर जाते हैं। सही बात है, बहुत सारे लोग मलेरिया के कारण मर जाते हैं। फिर आगे देखिए, क्या आप जानते हैं कि पहला नंबर है, मलेरिया के उपचार हेतु बनाई जाने वाली दवा कुनैन सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। ये एक जीके का क्वेश्चन, ठीक ना, इसको आप याद कर लीजिएगा और हो सकता है कि आपका एग्जाम में भी आ जाए, ठीक ना। इसलिए एकदम क्लियर रखना है कि जो मलेरिया का उपचार होता है वह एक वृक्ष है जिसका नाम है कुनैन और जिसको सिनकोना भी बोलते हैं। उसका वृक्ष है, उसका छाल से उसका दवाई बनाया जाता है, ठीक ना। मलेरिया का दवाई एक वृक्ष का छाल से बनाया जाता है जिस वृक्ष का नाम है सिनकोना या कुनैन। आपका जीके का क्वेश्चन है और आपका MCQ क्वेश्चन में भी आ सकता है, बोर्ड का एग्जाम में, याद रखिएगा। फिर दूसरा नंबर है, देखिए, गिलोस के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया एवं डेंगू के उपचार के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए, गिलोस एक पौधा है, ठीक ना, उसका पत्ता का रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। आपका MCQ क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पौधा है जिसका छाल का उपयोग मलेरिया का दवाई बनाने के लिए किया जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कुनैन, ठीक ना। और ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा वृक्ष का पत्ता है जिसका उपयोग मलेरिया और डेंगू का इलाज करने के लिए किया जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा गिलोस। ये 2 चीज याद रखिएगा, पहला है कुनैन और दूसरा है गिलोस। फिर आगे देखिए, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अब देखते हैं मानव में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन है। सबसे पहला देखिए, क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है, ठीक ना। और यह क्षय रोग संचरण का तरीका है वायु से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्षय रोग के जीवाणु। और बचाव के सामान्य उपाय देखिए, यहाँ पर रोगी व्यक्ति एवं उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना है। जैसे कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड हो जाता है उसको करते हैं ना, सेम उसी तरह करना है, अलग कर देना है जिसको अगर क्षय रोग हुआ है तो।
उसके बाद देखिए यहाँ पर खसरा, और वायरस से होता है, ठीक ना। और वायरस को ही विषाणु बोलते हैं। इंग्लिश में वायरस है, हिंदी में विषाणु है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वायु से फैलता है। उपाय है वह देखिए उचित समय पर टीकाकरण। उसके बाद देखिए चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है और यह वायु या सीधे संपर्क से, अगर जैसे किसी को बगल में एक व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ है, उसके बगल में रहिएगा तो वायु के माध्यम से चिकन पॉक्स का जो वायरस है, ठीक ना, वह स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी आ जाएगा। उसके बाद दोनों इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इससे बचाव का तरीका सामान्य है कि ठीक आपको क्या करना है, जो इन्फेक्टेड है उससे आपको दूर रहना है और उसके वस्तुओं को नहीं छूना है। जो चीज इन्फेक्टेड व्यक्ति यूज किया है उसको हम लोग को टच नहीं करना है। फिर देखिए पोलियो, पोलियो भी वायरस से होता है और इसका संचरण का माध्यम है देखिए वायु और जल। समय पर टीकाकरण कराना है। पोलियो का टीकाकरण समय समय पर होता रहता है, ठीक ना, आप लोग भी लिए होंगे बचपन में। अब देखिए फिर हैजा, हैजा बीमारी है जो जीवाणु के कारण होता है और जो संचरण है, ठीक ना, कैसे फैलता है तो जल और भोजन से फैलता है। दूषित जल हम लोग पिएंगे तो हैजा हो जाएगा और दूषित जल हम लोग और दूषित खाना खाएंगे तो भी हम लोग को हैजा हो जाएगा। बचाव का व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, मतलब साफ सफाई करना है तो हैजा नहीं होगा। उसके बाद देखिए टाइफाइड, टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है और यह गंदे जल पीने से होता है, ठीक ना। भली भांति पके भोजन एवं उबला पेयजल का उपयोग। अब देखिए अगर आप गर्म पानी पीते हैं या गर्म पानी को ठंडा करके पीते हैं तो भी आप जीवाणु से बच सकते हैं, ठीक ना, आपको टाइफाइड नहीं होगा। देखिए एक बच्चा ने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं 5 क्लास में कहीं एक बार क्लास ले रहा था। उसने कहा कि सर अगर हम लोग बॉईल करते हैं, ठीक ना, कोई पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है, जर्म्स होता है, उसी में ना रह जाता है, उसको हम लोग पी जाते हैं। उसको गर्म करते हैं फिर भी तो उसी में ना रहता है, उससे हटता तो नहीं है, ठीक ना। परंतु गर्म किया हुआ पानी हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक ना। देखिए उसमें जो बैक्टीरिया रहता है वो मर जाता है। पानी गर्म करेंगे तो बैक्टीरिया रहेगा, वायरस रहेगा, वो डेड हो जाएगा। जब मर जाएगा तो मरा हुआ को हम लोग कुछ भी खाएं या पिए तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक ना। इसीलिए गर्म पानी ही पीना चाहिए और खासकर बरसात के दिनों में, क्योंकि बरसात के दिनों में काफी सारा सूक्ष्म जीव हमारे जल में रहता है। इसलिए हमेशा गर्म पानी ही पीना चाहिए बरसात के दिनों में, ताकि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वह पानी में ही मर जाए। उसके बाद उसको लोग पिएंगे तो भी वह असर नहीं करेगा। फिर आगे देखिए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है और यह कैसे फैलता है, जल से फैलता है, ठीक ना। उबले हुए पेयजल का उपयोग या टीकाकरण के माध्यम से हम लोग इससे बच सकते हैं। उसके बाद देखिए मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक ना। प्रोटोजोआ हमने पढ़ा था और जो स्पेशल नाम है वो प्रोटोजोआ का वह है प्लाज्मोडियम। एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके कारण मलेरिया होता है और यह मच्छर के काटने से होता है, ठीक ना। कैसे फैलता है, मच्छर के कारण फैलता है। अब देखिए बचाव कैसे हम लोग मलेरिया से बच सकते हैं, मच्छरदानियों का उपयोग, ठीक ना। मच्छरदानी का उपयोग करेंगे तो हम लोग मलेरिया से बच सकते हैं। कुछ समय पर कीटनाशक रसायन का छिड़काव एवं मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए जल जमाव ना होने देना, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला हम लोग देखते हैं जानवरों में रोग उत्पन्न कराने वाले सूक्ष्म जीव। अब देखिए मनुष्य में तो होता ही है रोग, अब जानवर में भी होता है। देखिए जानवरों में भी एंथ्रेक्स, लेप्टोस्पाइरोसिस, ट्यालारेमिया, बोवेन, टीबी इत्यादि बीमारियां जानवरों में सूक्ष्मजीव के कारण उत्पन्न होती है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में पाया जाने वाला घातक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। देखिए एंथ्रेक्स काफी खतरनाक बीमारी है जो जानवर में भी होता है और मनुष्य में भी होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। एंथ्रेक्स मनुष्य में भी हो सकता है, जानवर में भी हो सकता है। अगर कोई जानवर को एंथ्रेक्स बीमारी है और उसको हम लोग खा जाएंगे तो भी हम लोग को एंथ्रेक्स हो जाएगा। इसलिए जब भी आप मीट मछली का सेवन करें तो इसका ध्यान अवश्य रखें। अब आगे देखिए रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। अब देखिए एंथ्रेक्स किसके कारण होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है बेसिलस एंथ्रेसिस। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना, कि आपका एग्जाम में आ सकता है कि एंथ्रेक्स कौन सा जीवाणु से होता है या कौन सा सूक्ष्म जीव से होता है, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको बेसिलस एंथ्रेसिस, ये सब याद रखना है। अब आगे देखिए पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो पौधे में भी रोग उत्पन्न करा देते हैं, जिसे हम लोग देखेंगे आगे। देखिए कई बार आपने फसलों में रोग लगते हुए देखा होगा जिससे उसके उपज में कमी आ जाती है। जैसे गन्ने में
पोर फट जाते हैं। मतलब गन्ना रहता है, ठीक ना, ऐसे गन्ना है तो यहाँ पर मतलब फट जाएगा। उसके बाद देखिए लाल हो जाता है तथा नींबू के ऊपर धब्बे हो जाते हैं। आप नींबू जब यूज करते हैं तो देखते हो तो किसी किसी में भूरा कलर का एक धब्बा रहता है, ठीक ना, तो वह भी एक रोग है, नींबू का रोग है। नीचे दी गई तालिका में कुछ पादप रोग, उनके कारक तथा उनके संरक्षण के तरीके दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए। देखिए सारणी 3.2 में देखिए, सूक्ष्मजीव द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग, पादप रोग। देखिए पहला है नींबू कैंकर। नींबू कैंकर है जो नींबू में होता है, ठीक ना, और इसका जो कारक है जीवाणु। उसके बाद देखिए कैसे फैलता है, तो वायु से फैलता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ठीक ना, ये है नींबू कैंकर का। इस तरीके से जब बीमारी होता है तो नींबू इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद देखिए गेहूं में रस्ट, ये कवक के कारण होता है। उसके बाद फिर देखिए फैलने का तरीका कैसा है, वायु एवं बीज से। अगर देखिए कोई गेहूं पहले से ही बीमारी से ग्रसित है, ठीक ना, अगर उसी को हम लोग बोएंगे तो जो नया फसल आएगा उसमें भी बीमारी ही रहेगा। तो इसलिए कहा गया है वायु से भी फैलता है, उसके बाद बीज से भी फैलता है। और ये देखिए यहाँ पर जो बुक में पिक दिखाया गया है ये तो थोड़ा क्लियर नहीं है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। गेहूं का रस्ट बीमारी इस प्रकार होता है। उसके बाद देखिए भिंडी की पित्त, अब भिंडी में होता है, ठीक ना, और देखिए वायरस से फैलता है। अगर कोई कीट, देखिए कोई कीट भिंडी में बैठ गया, उसके बाद भिंडी में वह बीमारी है तो वायरस कीट के पैर में या पंख में चिपक जाएगा। उसके बाद दूसरी जगह जब कीट जाएगा तो वहां भी जो बीमारी है उसको फैला देगा। इस तरीके से कीट बीमारी फैलाता है। और यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूं पिक, यह है भिंडी के पित्त का बीमारी। उसके बाद अब अगला देखिए सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थ के संदूषक, मतलब कुछ सूक्ष्मजीव हैं जो खाद्य पदार्थ को भी खराब कर देते हैं। अब देखते हैं कैसे खराब करते हैं। आपने जाना कि सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन की गंध, रंग, स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह भोजन का संदूषण किस प्रकार का परिवर्तन है? आपने ऐसी कई चीजें खाई होगी जो महीने पहले की बनी होती है पर उसका रंग, गंध और स्वाद बिल्कुल ठीक रहता है। आप अपने घर में बनाने वाले खाद्य पदार्थ का सूची बनाइए जो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। आप जो बिस्किट खाते हैं, ठीक ना, आप जो लेस, कुरकुरे वगैरह कुछ भी जंक फूड खाते हैं तो क्या लगता है वह उसी दिन बना होता है? क्या नहीं, वह कम से कम 2 महीना 3 महीना, कुछ तो ऐसा होता है खाद्य पदार्थ जंक फूड जो सालों पहले बना हुआ होता है, परंतु जब हम लोग उसको सालों बाद भी खाते हैं तो भी वह फ्रेश और मतलब खराब नहीं होता। तो इस तरीके से उसका संरक्षण किया जाता है कि वह खराब ना हो। उसके बाद देखिए बोला गया है कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ बताना है जो आप घर में बनाते हैं और लंबे समय तक चलता है। जैसे अचार हो गया, पिकल्स आप बनाते हैं और सालों साल यूज करते हैं। फिर आगे देखिए सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों के संरक्षक। हम सूक्ष्मजीवों से खाद्य पदार्थ के बचाव के लिए कई तरीके अपनाते हैं। खाद्य पदार्थ के संदूषण से बचाव के ये प्रक्रिया खाद्य परिरक्षण कहलाती है। मतलब वैसा सभी काम, ठीक ना, वैसा सभी प्रक्रिया जिससे हम लोग खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखते हैं वह खाद्य परिरक्षण का कार्य कहलाता है। अब आगे देखिए खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के तरीके। अब हम लोग वैसा कौन कौन सा तरीका है जिससे खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक? ये कुछ तरीका है, बहुत इजी तरीका हम लोग देखेंगे। नमक, खाद्य तेल, सोडियम बेंजोएट, चीनी आदि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोककर खाद्य पदार्थ का संदूषण रोकते हैं। जैम, अचार, स्क्वैश आदि के परिरक्षण में इन्हीं रसायनों का उपयोग होता है। अब देखिए हम लोग नमक से भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक, ठीक ना। उसके बाद है खाद्य तेल। खाद्य तेल मतलब सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, ठीक ना, ये सब है खाद्य तेल। ऐसा नहीं कि कोई भी तेल, पेट्रोल ले लिया और भोजन में डाल दिया और ऐसा नहीं कि वो लंबे समय तक ठीक रहेगा, ऐसा नहीं करना है। खाद्य तेल ही यूज करना है जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। उसके बाद देखिए सोडियम बेंजोएट, ये एक रसायन है, ठीक ना, जिसका उपयोग भोजन को संरक्षण करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं। हम लोग एक एक करके सबको अच्छी तरीके से देखते हैं। नमक द्वारा परिरक्षण। देखिए नमक का उपयोग मांस एवं मछली को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अचार बनाने में भी नमक परिरक्षक का कार्य करता है। देखिए मांस मछली जो है इसको नमक के द्वारा हम परिरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग जब भी अचार यूज करते हैं तो जो लंबे समय तक अगर अचार को रखना है तो उसमें नमक ज्यादा डाला जाता है ताकि अचार खराब ना हो। उसके बाद देखिए चीनी द्वारा परिरक्षक। चीनी के द्वारा खाद्य का परिरक्षण किया जाता है। देखते हैं कैसे किया जाता है।
चीनी खाद्य पदार्थों में मौजूद नमी को कम कर जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। जैम, जेली आदि का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण। ये जीवाणुओं को मारकर भोजन को सुरक्षित रखते हैं। अब देखिए तेल या सिरका, ठीक ना, ये जो है जीवाणुओं को मारकर भोजन को सुरक्षित रखता है। इस विधि से सब्जियां, फल, मांस, मछली आदि का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला गर्म एवं ठंडा करके परिरक्षण। हम लोग कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसको गर्म करेंगे उसके बाद तुरंत ठंडा कर देंगे, तो इससे भी खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। घरों में सब्जियों या अन्य कई चीजों को फ्रिज में रखकर उसे खराब होने से बचाते हैं। क्लियर है कि फ्रिज का उपयोग करते हैं हम लोग कुछ भी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखने के लिए। फिर आगे देखिए फ्रिज में कम ताप के कारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, जिससे ये भोजन को खराब नहीं कर पाते हैं। मतलब कम तापमान रहेगा तो वहां पर सूक्ष्मजीव उत्पन्न नहीं होंगे, और जब सूक्ष्मजीव उत्पन्न नहीं होंगे तो भोजन सुरक्षित रहेगा। दूध को खराब होने से बचाने के लिए इसे उबाला जाता है जिससे सूक्ष्मजीव नष्ट हो। दूध को आप लोग देखते होंगे अगर दूध को गर्म नहीं कीजिएगा तो दूध फट जाता है, ठीक ना, मतलब उसमें सूक्ष्मजीव आ जाते हैं और दूध खराब हो जाता है। उसको बचाने के लिए हम लोग उसको कुछ देर के लिए गर्म करके छोड़ देते हैं, फिर ठंडा हो या कुछ भी हो वो लंबे समय तक, मतलब एक दिन तक तो ठीक रहेगा। अगर फ्रिज में रखे तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब सप्ताह भर हम लोग रख सकते हैं फ्रिज में। फिर आगे देखिए क्या आप जानते हैं थैलियों या पैकेटों में आने वाले दूध पाश्चुरीकृत होने के कारण जल्दी खराब नहीं होते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है पाश्चुरीकरण। हम लोग अभी देखेंगे पाश्चुरीकरण क्या है। एक्चुअली आप लोग देखते होंगे कि जो दूध आता है, ठीक ना, पैकेट में, जैसे सुधा दूध हो गया, अमूल दूध हो गया, तो ये सब पैकेट में आता है परंतु खराब नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है चलिए हम लोग देखते हैं अच्छी तरीके से। इस प्रक्रिया में, मतलब पाश्चुरीकरण प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करने के बाद एकाएक ठंडा किया जाता है। मतलब तुरंत गर्म करेंगे, ठीक ना, 15-20 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड, उसके बाद तुरंत इसको ठंडा कर देंगे। इस दूध को बिना उबाले भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब आगे देखिए भंडारण एवं पैकिंग द्वारा परिरक्षण। आजकल वायुरोधी सील के द्वारा खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है। इस विधि का उपयोग और किन किन चीजों के परीक्षण में किया जाता है। देखिए कुरकुरे हो गया, लेस हो गया, ये सब क्या होता है कि इसमें हवा भरा जाता है, ठीक ना, और ये वायु रोधी होता है, मतलब हवा ना तो उससे बाहर जा सकता है ना तो वहां पर अंदर जा सकता है। इससे क्या होता है कि वायुमंडल का जितने भी सूक्ष्मजीव है भोजन में नहीं पहुंच पाते हैं और भोजन सुरक्षित रहता है। अगला देखेंगे हम लोग नाइट्रोजन चक्र, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। एक्चुअली हम लोग देखे हैं पार्ट 2 में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक ना, तो उसी से रिलेट है। जब आसमान में बिजली चमकती है तो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परस्पर जुड़कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। फैक्ट्रियों या वाहनों में दहन क्रिया के फलस्वरूप भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं। ये ऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। ये नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। पौधे इसी नाइट्रेट को ग्रहण कर इसे प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। जब जंतु इन पौधों को खाते हैं या इन पौधों को जंतुओं को मारकर खाते हैं तो यह प्रोटीन उनके शरीर में चला जाता है। फिर आगे देखिए जब पौधे या जंतु मरते हैं तो प्रोटीन टूटकर अमोनिया में बदल जाता है। यह प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाता है। नाइट्रोजनी जीवाणु, जिसको इंग्लिश में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, हम लोग पार्ट 2 में ये पढ़ चुके हैं, ठीक ना। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। यही वह बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजनीकरण करने में मदद करता है। फिर आगे देखिए इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है। यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। एक बैक्टीरिया है, हम लोग पढ़े थे पार्ट 2 में, जिसका नाम है राइजोबियम। वह बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है। यह नाइट्रेट या तो ह्यूमस में संग्रहित होता है या जल द्वारा बहा दिए जाते हैं। कभी कभी ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन गैस के रूप में पुनः वायुमंडल में वापस चला जाता है। यह प्रक्रिया अनाइट्रीकरण कहलाती है। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मृदा, पौधे तथा जंतु में परिवहन के संपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो देखिए मैं समरी बता दे रहा हूं, एक्चुअल में वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए नाइट्रोजन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए नाइट्रोजन चक्र जो है आपका अभी 10th में भी आएगा, उसके बाद अगर साइंस लीजिएगा 12 में भी आएगा, इसीलिए नाइट्रोजन चक्र को आप अभी क्लियर कर लीजिएगा। मैं इसका एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी काफी लंबा हो जा रहा है, बस एक समरी जान लीजिए कि नाइट्रोजन चक्र होता क्या है। देखिए सबसे पहले एग्जांपल देता हूं जल चक्र का। जल चक्र क्या है कि सबसे पहले वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद जितने भी जल है जमीन में आ जाते हैं, उसके बाद नदी में तालाब में घूमते फिरते सभी चल जाते हैं समुद्र में, या फिर कोई एक जगह जहां पर जल का जमाव वहां पर रहते हैं, वहां से फिर वाष्पीकरण होकर जो जल है वह आसमान में चला जाता है। आसमान में जाने के बाद फिर बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद फिर वर्षा होती है, फिर से वाष्पीकृत होकर फिर ऊपर जाते हैं, एक चक्र बन जाता है। तो इसी चक्र को बोलते हैं जल चक्र या वाटर साइकिल। इसी तरह नाइट्रोजन का भी साइकिल होता है। नाइट्रोजन सबसे पहले वायुमंडल में रहते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि जो नाइट्रोजन है 78% है, वह नाइट्रोजन वायुमंडल में रहता है। उसको कुछ बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, वो उसको नाइट्रेट में बदल देता है, ठीक ना। नाइट्रेट में बदलने के बाद पौधे उसका उपयोग करते हैं, उसके बाद फिर जब पौधे मर जाते हैं, ठीक ना, तो वहां से फिर नाइट्रोजन अलग हो जाता है, उसके बाद फिर हवा में चला जाता है। उसके बाद फिर नाइट्रोजन को राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो फिर से नाइट्रेट में बदल देता है, फिर पौधे यूज करते हैं, फिर हवा में फिर छोड़ देते हैं। जब पौधे मर जाते हैं तो नाइट्रोजन जो पौधे में रहता है वो हवा में चला जाता है। या फिर और एक प्रक्रिया है जब तड़ित झंझा होता है, ठीक ना, मतलब जब बिजली चमकते हैं तब भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाता है। वह नाइट्रेट पौधे के द्वारा अवशोषित किया जाता है, फिर पौधे जब मर जाते हैं तो पुनः नाइट्रोजन वायुमंडल में चला जाता है, तो एक साइकिल बन जाता है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश करें ताकि वे भी पढ़ाई कर सके और मुझे भी कुछ सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।